बिल्कुल शुक्रिया राजीव। तो हम चर्चा बजट को लेकर कर रहे हैं। बजट को लेकर चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि क्या यह संतुलित बजट है, क्या हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, क्या इसलिए भी क्योंकि आने वाले समय में करीब 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और अगर देखा जाए तो अगले लोकसभा चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव का यह पूर्ण बजट माना जा रहा है। तो सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, सबको कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं। कैप्टन श्याम कुमार नेवी से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अली शाह साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फरहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एमएसएमई सेक्टर पर हम बात करना चाहते हैं। फरहान साहब, आप पूर्व आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, तो नीति कैसी होनी चाहिए सरकार की, क्या सोच उसकी होती है? और चूंकि आपकी खुद की एक कंपनी है, हाइकल कंपनी है, तो आप मानते हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर को सरकार ने जो तमाम इंसेंटिव और छूट देने की कोशिश की है, एक नया संकेत देने की कोशिश की है, उससे चीजें बेहतर होंगी? तो बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो एक चीज हमें समझना चाहिए कि ये एक बजट है जी और बजट में हमेशा हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जी। इसमें कुछ खर्चा होता है और कुछ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड क्लियरली जो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आज हम 10th से 5th पे आ गए इन द लास्ट 9 years। मतलब हमारी इकोनॉमी आज टॉप 5 में गिनी जाती है वर्ल्ड में और इसको आगे बढ़ाना है। और देखे जाए तो अब तक इंडिया सिर्फ इसीलिए जाना जाता है कि हम सस्ता जुगाड़ू बना देते हैं जी हर चीज जी। लेकिन ये आगे नहीं चलेगा। अब तक वो कहते हैं ना, व्हाट ब्रॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। जी तो अब तक तो हम बढ़ गए, जो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, लेकिन अगर हमें रियली 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है, विच आई एम श्योर वी विल, तो हमें कुछ इनोवेशन और R&D पे फोकस करना पड़ेगा, जिसको हम वैल्यू चेन कहते हैं। जी और फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि वो चाहती है कि फोकस इनोवेशन, R&D और वैल्यू चेन पे हो, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसी छूट दिए, जैसे बहुत सारे कस्टम ड्यूटी से उन्होंने मिथेनॉल, इथेनॉल वगैरह को निकाल दिया है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में वर्ल्ड में सबसे आगे जा सकता है। और ये चीज मुझे लगता है हमें एक अलग पोजीशन पे ले जाएगी वर्ल्ड में। आज सारी ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी चाइना +1 स्ट्रैटेजी करती है, सबको पता है कि चाइना में रिस्क है। इसलिए इसलिए तमाम देश हिंदुस्तान की ओर देख रहे हैं। अली शाह साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। चूंकि संसद में एक अनुशासन होता है, तो लेकिन हम सड़क पर खड़े हुए और सड़क पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अनुशासन की चिंता अली शाह ना करें, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आलोक जी, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं बजट पर, यानी कि रक्षा पर। रक्षा एक बड़ा संकेत देता है। चूंकि देश की तमाम सीमाओं का अगर जिक्र करें, हम उनकी तमाम सीमाओं को जिक्र करते हुए यह भी समझने की कोशिश करें तो रक्षा बजट को भी सरकार ने बढ़ाया है। और रक्षा बजट को अगर देखें तो एक बड़ा करके संकेत करने की कोशिश की है, यानी कि 5,25,00,000 करोड़ पिछली बार था और 5,94,00,000 करोड़ रुपए किया गया है। तो आलोक जी, अगर रक्षा बजट को देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री अब यह भी कह रहे हैं कि सीमा पर तमाम जो गांव हैं उनको विलेज के तौर पर, टूरिज्म के तौर पर स्थापित किया जाए, यानी कि एक तरफ सीमा को चौकस रखा जाए और वहां पर कोशिश की जाए कि देश को जोड़ा जाए। देखिए मनोज जी, ये सही है कि पूरा देश इस बात में सेना के साथ रहता है और इसलिए सेना के बजट पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती रक्षा के जी। खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए अपने साथ जो हवाई जहाज से जाकर के काम करने वाले विंग कमांडर साहब हैं, कैप्टन साहब हैं, आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं, ये जानते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए सड़कें जो बनी है, सुरंग जो बनी है। निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या कुछ कह रही है, सुनिए जरा। Which are in the rural areas, trying to scale them up, give them the opportunity to brand and produce and also market their products in a far more scaled up and professional manner. Emphasis on tourism and training of youth for readying themselves for tourism. Specific action for 50 destinations where comprehensive tourism action plans will be introduced. Then what is being called as PM Vikas, looking at Vishwakarma.
people who create things, make things out of their hands using tools. In some states, they are called Vishwakarmas. In some other states, some castes are referred to as Vishwakarma. But what we mean here is to cover all those artisans and craftspeople who do things with their hands using some tools. So not specifically only to some particular communities, but to all who create the soft power of India through their craftsmanship. Then the 4 is green growth, the 4th one, which is in every sphere of life, we have policy interventions and enabling provisions made so that India moves fast on the transition to renewable energy, the investments made for hydrogen mission, renewable energy transitional facilities which we need, natural gas, and also looking at biogas, also evacuation of power from renewable energy sources located in Ladakh to the rest of the country. So those are 4 highlights which I'd like you to go back to see the scale in which we are approaching these issues and the impact that it will have on large sections of India's population. Then, of course, I gave 7 priorities, which began with talking about inclusive growth, investments in infrastructure, also reaching the last mile so that those who are still left without a house or a sanitary facility or a road which is reaching them, and so on. So the last mile, reaching the last mile for those who desperately need that kind of a link are all being covered. Then we are also looking at a very futuristic fintech financial sector for which we have brought in some specific ideas. We are looking at also improving the industrialization of this country where people will be trained for Industrial Revolution 4.0, which means they're going to be trained for AI, IoT, using Web3 in other words. So training manpower to ready themselves for industries which are rapidly becoming industrialized in the Web3 context. Then digital economy, unleashing the digital power of India in various walks of life, setting up an artificial intelligence research center, center for excellence. So all these are in part A. There's a lot of increase in the agriculture credit availability, 20 lakhs being made available for agriculture credit. Also a sub-scheme under the PM Matsya Sampada Yojana, making sure that people living in the coastal areas are going to benefit from it, fishermen are going to benefit from it. Now, if largely the Part A has looked at these, Part B has aimed at rationalizing the customs duties, also making sure personal income tax, after a very long time, has had substantial changes which will benefit the middle class. And also because this country has been waiting for direct taxation to be simplified, also waiting for direct taxation to be a lot more easy in compliance. And तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे, जहां पर मिडिल क्लास को आखिरकार कैसे बेनिफिट पहुंचाया जाए, इसको लेकर लगातार सरकार फोकस कर रही है। और इस बजट पे हमने ये देखा भी। आलोक जी, आप लगातार हम एमएसएमई और पूरे बजट को लेकर ओवरऑल आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपनी बात पूरी करिए। कि अभी हम जो बात कर रहे थे कि रक्षा के क्षेत्र में भी बजट बढ़ाना, क्योंकि सब लोग कहते हैं हमारी सीमा सुरक्षित है कि नहीं। सेना के बल पर सुरक्षित तब रहेगी जब वहाँ सड़क अच्छी। वर्षों तक हम लोग, मैंने 50 साल से हम लोग जनता में देखते रहे कि साहब सड़क इसलिए नहीं बनाई जाएगी कहीं वो पैदल चलकर चाइनीज नहीं आ जाए, पाकिस्तानी। अब पिछली सरकार ने पिछले कुछ सालों के दौरान ऐसे सड़क, सुरंग, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, इन सब जगह जिस तरह की सड़कें बनी हैं, मैं खुद कई बार फंसा हूँ ऐसा, जो रात भर हम वहाँ से निकल नहीं पाए लद्दाख जैसे इलाकों में। आज वहाँ ऐसी सुरक्षित सड़कें बन रही है। इसलिए इस बजट में जो 5.5 लाख करोड़ प्रावधान है, सबसे बड़ी आवश्यकता
हथियारों की खरीदी, सैनिकों का पेंशन का मामला, ये सब करते हुए भी उनको साधन ताकि उनके पास ड्रेस हो। हमारे से आप बताएंगे अभी कि कारगिल के समय में हम लोग इस बात से परेशान रहते थे कि आप सियाचिन में दूसरी जगह पर कैसे ड्रेस उनके पास नहीं है। पूरा आज वो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी गई है, मुझे लगता है कि हमारे मिडिल क्लास के लिए तो राहत हो, लेकिन हर घर से, हर गांव से, जिसको कहना चाहिए गांव-गांव से जो बच्चे जाते हैं यंग लोग, उनके लिए कितनी सुविधाएं हैं, ये बढ़ाने के लिए जो प्रावधान किया गया है, इस बात पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए हम सब उसका जो कुछ न कुछ हमारे उससे भी खर्चे से कम जाता है, ये समझने की जरूरत होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिस बात का जिक्र आलोक जी कर रहे थे, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के जो युवा हैं वो ज्यादातर सेनाओं में जाते हैं और सेनाओं में जब पहुंचते हैं और जो मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं मिल पाई तो तकलीफ पूरे देश को होती है। उस तकलीफ को समझने की कोशिश इस सरकार ने की है। रक्षा बजट पिछली बार भी बढ़ा था, रक्षा बजट को इस बार भी बढ़ाया गया है। लगातार अत्याधुनिक हथियार खरीदे जा रहे हैं। सीमा का जो तनाव है वो तनाव भी देखा जा रहा है कि किस तरह से चाइना की तरफ से या फिर पाकिस्तान की तरफ से बढ़ रहा है। बख्शी साहब, इस बजट को लेकर और इस बजट में जो रक्षा बजट का प्रावधान किया है उसे लेकर क्या कहें? देखिए, रक्षा बजट का प्रावधान आपने आंकड़ा बोल दिया 5.94 और पिछली बार जो 5.125 जो भी था। क्वेश्चन ये है कि हमारे को जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी अत्यधिक है कि अगर आप 10 कैपिटल आउटले में 10 आइटम्स ले रहे हैं, आर्मी के लिए, नेवी के लिए 7 और इस तरह एयरफोर्स के लिए, तो क्वेश्चन ये बहुत ही एक्चुअली इट इज नॉट वेरी सफिशिएंट। क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, सफिशिएंसी देखी जाती है आपकी थ्रेट के ऊपर। थ्रेट का मतलब है 200 स्क्वाड्रन तो चाइना के पास है जी, 22 स्क्वाड्रन है पाकिस्तान के पास, आपके पास 30 भी नहीं रह गए हैं। अब आप उसको कैसे, किस रेट में रिप्लेस करेंगे? और आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है? आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इसलिए कम है कि आपकी पुरानी पॉलिसी ये थी कि हम कुछ बनाएंगे नहीं क्योंकि हम शांति प्रिय देश हैं। अब इस मेंटालिटी को अभी पिछले 6-7 साल में यू गॉट रिड ऑफ दिस मेंटालिटी। तो अब जो हो रहा है, पर क्वेश्चन है इंडिजनाइजेशन का। अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आपका बजट कहीं का नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जो चाइना कर रहा है। चाइना ने वही मिग 21 आपके साथ लिया था 1963 में, जो आपने लिया है। चाइना ने उसको 3 टाइप का मिग 21 बना के बेचा, आप उसको फ्लाइंग कॉफिन कहते रह गए। क्यों? क्योंकि आपने बना नहीं पाए। आपने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर थी। रशिया ने आपका हाथ मरोड़ा, आप डर गए, आपने चुपचाप बैठ गए। ये प्रॉब्लम है हमारे को। और आपकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर इसलिए होती है क्योंकि आपकी डिफेंस कमजोर है। ये एक साइकिल है। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी तभी तगड़ी होगी जब आपकी डिफेंस तगड़ी होगी, डिफेंस तभी तगड़ी होगी जब आपका इंडियनाइजेशन प्रोग्राम तगड़ा होगा। इंडियनाइजेशन प्रोग्राम तभी तगड़ा होगा जब आप खुद मनाओगे। तो ये प्रॉब्लम। और कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ है, आप नेवी से आते हैं। श्याम कुमार जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम इस बजट की बात करें, डिफेंस सेक्टर में बात करें, तो लगातार हमने देखा है कि बजट को बढ़ाया गया है और कोशिश इस बार के बजट में यह भी की गई है कि भारत, अगर हम बात करें सुरक्षा के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस बजट में आप क्या खास देख पा रहे हैं? और देखिए, बजट जो हर साल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तहत ये हम देखते हैं, पिछले साल के हिसाब से हम अगर हम आंकड़ों की संख्या में जाएं तो 5.25 to 5.94 लाख करोड़ ये हम देख रहे हैं। लेकिन इसकी जो बढ़ोतरी हुई है, पिछले बार 13% ज्यादा हुई थी पिछले साल के हिसाब से, इस बार करीब 10% 12% हुई है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यह समझनी है कि हमारी कैपिटल आउटलेट जो है, जिससे हम सामान खरीदते हैं, तो इतना बड़ा ये महकमा है डिफेंस का कि इसमें पेंशन और पे, ये जो दो चीजें, इसकी एक मेजर चंक लेके, ये केक का बड़ा चंक जाता है जो पेंशन और पे में जाता है। इसलिए कि हम वेटरन्स को, हम हमारे रिटायर्ड सैनिकों का सम्मान करते हैं और हम उनको वो सुविधाएं देते हैं जो हर देश अब उनके ऊपर गौरवान्वित महसूस कर सके, तो इसे हम हटा नहीं सकते। तो आप मान के चले कि करीब 75% जो इसका जो अंश है वो पेंशन और पे में जाएगा। लेकिन इसका जो कैपिटल आउटलेट है फिर भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। आप देखें तो इसके सेकंड में जीडीपी के हिसाब से देखें तो 2.94 के बाद दूसरा जो हाईवेज और सरफेस ट्रांसपोर्ट है उनको मिला है, और तीसरा रेलवेज को, और चौथा कंज्यूमर अफेयर्स जो हमारी फूड और कंज्यूमर अफेयर्स, इनको मिला है। इस तरह से बजट पूरे देश के नागरिकों को जानना है, समझना है, और वो जानते हैं कि डिफेंस का बजट सबसे बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो
कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारी कैपिटल आउटले में जो हमारी एक और बात मैं कहना चाहूंगा, इस बार उन्होंने सिविल आउटले के लिए अलग से बजट कर दिया। जिनकी बातें भी कर रहे थे वो हाईवेज बनाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, ताकि हमारी सैनिकों को सुविधाएं मिल सके। तो सिविल आउटलेट और जो प्रोक्योरमेंट आउटले है उसको अलग किया गया है। इसके साथ आत्मनिर्भर भारत को जोड़ के देखूं मैं तो स्टार्टअप, एमएसएमई और डिफेंस पॉलिसी जो है उसको चेंज करके भारत की कंपनियों को बढ़ावा देके कम पैसे में ज्यादा इक्विपमेंट लेने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, शायद वो सब इस बार थोड़ा ज्यादा बिल्कुल बेहतर लग रहे हैं। स्वदेशी को प्राथमिकता देने की कोशिश की गई है और ये एक बड़ा संकेत है। और वो संकेत इसलिए भी है क्योंकि कम से कम आप अब तक जो इंपोर्ट करते हैं, तमाम हथियार हो या फिर जेट हो या तमाम सारी चीजें हैं, उनमें ज्यादा खर्च होता है। अगर वो भारत में बनेंगी तो शायद वो खर्च कम आएगा। अली शाह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ साथ शशांक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। प्रेजेंटेड बाय SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए। तीखी मिर्ची। मेरी सुबह तू, मेरी शाम भी तू, मेरा मान भी तू, मेरी शान भी तू। तन मन दिया है जीवन भी देंगे, भारत माँ तेरे चरणों में। दिल की हर धड़कन समर्पित, भारत माँ तेरे चरणों में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म समान हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म समान हैं। अलग अलग बोली और भाषा भारत की पहचान है। दुश्मन को झुकाते रहेंगे, भारत माँ तेरे चरणों में। तन मन दिया है जीवन भी देंगे, भारत माँ तेरे चरणों में। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि मसाले, 100% शुद्ध, स्वाद व सेहत वाले। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब पापा को पता लगा कि मैं आने वाली हूँ तो उन्होंने अपने स्टार्टअप ड्रीम को रीस्टार्ट किया। सबको लगा कि वो सेल्फिश हो रहे हैं, सिर्फ अपनी सोच रहे हैं। सेल्फिश? सच तो ये था कि पापा ये सब मेरे लिए कर रहे हैं ताकि मैं ये सीख सकूं, सपना है तो पूरा करके दिखाओ।
करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे। SBI लाइफ, अपने लिए, अपनों के लिए। बड़ी खबर आ रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महिलाओं के सशक्तिकरण पर इस बजट में जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा हमारा फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है। वित्त मंत्री का बयान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिए। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। MP में शोर मचा दो, अपना अपना जोर लगा दो, जोश दिखा दो, जान लगा दो, जोश दिखा दो, जान लगा दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का 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 दो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश में आपका स्वागत। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, पतंजलि दंत कांति, दांतों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत। बजट में केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स पर दी रियायत। 7 लाख तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्स। 9 से 12 लाख आय वालों को देना होगा 15% टैक्स। मजेदार होगा रेल का सफर। निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए आवंटन बढ़ाया। रेलवे पर 2,40,000 करोड़ का होगा खर्च। निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी बढ़ी। बजट में सस्ते सामान की सौगात। कम होंगे मोबाइल, टीवी, कैमरा, इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम। सिगरेट के बढ़ेंगे दाम। प्रेजेंटेड बाय SBI लाइफ, अपने लिए, अपनों के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा बजट को लेकर कर रहे हैं, आम बजट को लेकर कर रहे हैं। हर मंत्रालय को अलग अलग बजट मिला है और खास तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मवाद की बात की जाती है। बीजेपी की सरकार जो बार बार इस बात का जिक्र करती है कि अंत्योदय क्या है और अंत्योदय वो व्यक्ति जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। इसलिए हम सीधे चलते हैं देश के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा के पास। अर्जुन मुंडा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन मुंडा साहब, आपके पास बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, आदिवासी मंत्रालय, अनुसूचित जनजाति मंत्रालय है, कई राज्यों में इसी नाम से जाता जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके मंत्रालय को लेकर क्या कुछ खास मिला है, जरा बताएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो निर्मला सीतारमण जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में यह देश लगातार आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र भाई मोदी को मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आज़ादी के अमृत काल के प्रवेश द्वार पर यानी फर्स्ट बजट में जिस तरीके से आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय समाज को महत्व दी गई है डेवलपमेंट की दृष्टि से, वह अभूतपूर्व है। और एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि आने वाले दिनों में संपूर्ण विकास के लिए उन क्षेत्रों को हम कैसे रेखांकित करते हुए आगे बढ़ें। आपको बता दें कि कई वर्षों से लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है कि जो जनजातीय क्षेत्र है, हेल्थ संबंधी समस्याएं, जनरल हेल्थ के दृष्टि से तो कार्य होते रहे हैं, लेकिन
उनको जो स्पेशल कुछ प्रॉब्लम्स थे उनको कभी एड्रेस करने के बारे में बातें नहीं कही गई। अभी इस बजट में इस पर ज़्यादा कोशिश किया गया है कि उन क्षेत्रों में जो सिकिल्स एनीमिया जैसे बहुत ही घातक, जिससे आयु कम हो जाती है, इस तरह की समस्याएं बड़ी संख्या में हैं। 7 करोड़ लोगों का डेटा बना करके अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ सॉल्यूशन कैसे इसका और बेहतर निकले, वहाँ प्रयास कैसे और बेहतर हो, इसके लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है। साथ ही साथ क्रिप्सर टेक्नोलॉजी के साथ कैसे एक नए इनोवेशन के साथ इन क्षेत्रों के इलाज के लिए और समुचित व्यवस्था किया जा सके, इस पर काम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उन क्षेत्रों में, दूर क्षेत्रों में यह एक बहुत बड़ा कार्य योजना है। उसी तरीके से दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसको हम पीवीटीजी या आदिम जनजाति कहते हैं, उन वर्गों के लिए एक मिशन मोड प्रोग्राम आगामी 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ का व्यवस्था किया गया है। और इसके माध्यम से वो सारे ट्राइबल जिसके बारे में शायद देश में भी बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी या कम लोग इस पर ध्यान रख पाते हैं, वैसे को लक्षित किया गया है कि उनके अंदर पूरी तरीके से आधारभूत संरचना, अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। तीसरी बात मैं आपको कहूँगा कि उन क्षेत्रों में लगातार ये बातें आते रहती है कि शिक्षा में वो क्षेत्र पिछड़ा है, स्वास्थ्य में पिछड़ा है। शिक्षा के लिए आप देखेंगे इस बजट में कि भारत सरकार ने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से 38,800 नए शिक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति दी है। यह अभूतपूर्व, जिसमें 3.5 लाख विद्यार्थी, छात्र एवं छात्राएं नामांकित होंगे और एक क्वालिटी एजुकेशन सीबीएसई पैटर्न पर, ताकि उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, कॉम्पिटिटिव माइंड्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा उकेर सके, बढ़ा सके और जो समानुपातिक ढंग से विकास के जो मापदंड है वो हम पूरा कर सके। तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बातों को ध्यान में रखा गया है और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। तो इस तरीके से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात यदि कहें तो काफ़ी महत्व है। और आप देख ही रहे हैं कई कार्यक्रमों में, कई ऐसे आयोजनों में लगातार प्रधानमंत्री ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात करते हैं, ट्राइबल के समस्याओं के बारे में बात करते हैं, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे उनके बारे में बात करते हैं। और साथ ही साथ इसके जो और भी यदि हम कहें कि राष्ट्रपति महोदया ने आदि आदर्श ग्राम योजना की बात की कि 35,000 गाँव को आदि आदर्श ग्राम योजना में, वो भी एक नई योजना के रूप में प्रारंभ की गई है। जनजातीय विकास मिशन, जिसमें बंधन केंद्र अधिक से अधिक खोले जाए, उस तरह के कार्य योजना प्रारंभ किया जा रहा है। कुल मिलाकर के हमारे मंत्रालय के माध्यम से मैं कहूँगा कि पहली बार इस तरह के बजट प्रोविजंस और इस तरह के लक्ष्य निर्धारित करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अर्जुन मुंडा हमारे साथ जुड़े थे। किस तरह से अगर हम बात करें ट्राइबल समुदाय के लिए लगातार, अगर हम बजट की बात करें, किस तरह से सामाजिक आर्थिक तौर पर सुधार किया जा सके, उसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं और हम बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार किसको क्या मिला। मेजर अली शाह, मैं आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगी और जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि हम डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं। 5.94 लाख करोड़ का बजट जो है वो इस बार डिफेंस सेक्टर को दिया गया है। हर बार की अपेक्षा अगर हम बात करें तो लगातार ये जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। कैसे इस सेक्टर में भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो, इसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस बार के बजट से आपको कितनी उम्मीदें लग रही हैं? आपका बड़ा अच्छा सवाल है अन्या जी। देखिए, बात ऐसी है, अब जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो रास्ते में जो ड्राइवर साहब थे जो गाड़ी चला रहे थे, वो कह रहे साहब मैं न्यूज चैनल में देख रहा हूँ बजट आंकड़े देख रहा हूँ, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसे मतलब है। तो अब मैं एक सरल भाषा में बताऊंगा ताकि एक आम आदमी इसे कनेक्ट कर पाए। देखिए, बात ऐसी है, हम देखते हैं बजट, डिफेंस बजट, रेलवे बजट, डिफेंस बजट सबसे ज्यादा क्यों? पहली बात तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हमारा मुल्क, हमारी डिफेंस सुरक्षित नहीं होगी, हमारा देश सुरक्षित, कोई पावरफुल होएगा ही नहीं। एक आम आदमी की भाषा में, आपके घर में भैया बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज हैं, BMW हैं, ऑडी हैं, रोल्स रॉयस हैं, अगर वो ही सुरक्षित नहीं होंगे और आपकी पोजीशन बहुत है, आपका ओहदा बहुत बड़ा है समाज में, तो क्या मतलब आपका? तो आप देखिए, बात इसीलिए ही
पिछले साल 5.25 लाख करोड़ था, इस बार 5.94 लाख करोड़ हो गया है। यानी कि अगर पिछले बार से मुकाबला अगर किया जाए तब 13% बढ़ा दिया गया था, इस बार आप ठीक है 12% तकरीबन मान लिए। लेकिन अगर आप देखें कैपिटल आउटले क्या होता है? कैपिटल आउटले होता है जैसे कि एक बजट, एक तमाम हिसाब रखा गया है, इसे हम खर्चा करेंगे। यानी कि इस बार का है 1.62 लाख करोड़, पिछले साल का था 1.52 लाख करोड़, तो बढ़त उसमें बड़ा हुआ है इसमें। तो आप देखिए इसमें उम्मीदें ये थी, जो उम्मीदें थी उनमें खड़े निकली सरकार। इस बार उन्होंने बजट अच्छा पेश किया है और उसी में से ही आप डिफेंस की सर्विस ऑफिसर्स और जवान की जो तनख्वाहें हैं, जो पेंशन है, वो सब, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कि सब कुछ इसी में से ही जाएगा। तो मैं तो कहूंगा कि डिफेंस सेक्टर में तो मजबूती आई है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं। और मेरे ख्याल से एक आम आदमी भी शायद हो सकता है समझ गया होगा इस बात को। क्लियर है आनंद जी? ठीक है आलोक मेहता जी, आपसे जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि मेजर अली शाह कह रहे हैं डिफेंस सेक्टर में मजबूती आई है, लेकिन जरा बात हमें आधी आबादी महिलाओं को लेकर भी करनी चाहिए, क्योंकि इस बजट से महिलाओं को काफी ज्यादा उम्मीदें थी। महिलाओं को कितना फायदा पहुंचाने की कोशिश इस बजट के माध्यम से की गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं किसानों को साधने की कोशिश, युवाओं को साधने की कोशिश, महिलाओं को साधने की कोशिश, तो महिलाओं को क्या मिला इस बजट से, अगर हम आसान भाषा में समझे? अन्ना जी, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि महिला एक तरफ वोट बैंक की बात भी की जाती है, लेकिन 50% जितनी बड़ी आबादी है, और सबसे ज्यादा पिछले चुनावों में हमने देखा कि महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। मैंने लोकतंत्र में, और चुनाव किसके लिए है? लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में यदि बजट आया है तो महिलाओं के लिए, खास करके कोऑपरेटिव, कई जो महिलाएं जो अपने समूह हैं, जो खुद समूह बनाए इस सरकार ने पिछले वर्षों में, इसके लिए जितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। महिलाओं के लिए अलग से बचत का 2 साल के लिए यदि आपने बचत में पैसा रखा तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट पर भी वो मिलेगा। ये जो महिलाएं हैं, विधवा है, नए काम करने वाले हैं, उन सब के लिए, महिलाओं के लिए जो बजट में रखा गया है, मुझे लगता है कि पहले कई वर्षों में ऐसा इतना नहीं हुआ। जो इस तरह से महिला कल्याण की योजनाओं को लेकर के देश भर में आदिवासी महिलाओं के लिए जो अपना काम करती हैं, आदिवासी पर अभी अपना अर्जुन मुंडा जी से बात किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए और एजुकेशन और हेल्थ, इस सेक्टर में जो काम होगा उसका लाभ असली में सबके लिए है, हमारे आर्मी के लिए भी है। और मैं इस साथ में एक और जोड़ूंगा, देखिए महिलाएं आर्मी में भी क्षेत्र में आ रही, चूंकि हमें डिफेंस के हमारे सब एक्सपर्ट बैठे हैं, अब हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने की कोशिश हो रही है। यदि वो अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी, महिलाओं के लिए, शिक्षाओं के लिए बहुत योजनाएं बनी है। और केवल एकलव्य शिक्षा की जो योजना, उसमें 38,000 टीचर रखने की बात है। तो रोजगार मिलने में महिला स्वरोजगार में ज्यादा सक्षम है। अनन्या जी, आप और हम लोग शहर में बैठे हैं, लेकिन जो महिलाएं अपने बल पर काम करना चाहती हैं, उनको काम मिले, वो सेना में जा सके। और एक बात मैं जोड़ूंगा कि हमारे यहाँ स्वदेशी, जो अभी हमारे विंग कमांडर साहब कह रहे थे, बख्शी जी, कि अब हम अपना ही हथियार बनाने की बात कर रहे हैं। हमने तेजस बनाया, अभी आपने देखा होगा मिस्र के राष्ट्रपति अपने आए थे जी गणतंत्र दिवस में, तो ऐसा नहीं कि मेहमान नवाजी की, वो तेजस खरीदने आए थे कि हमसे लें। आज इस दृष्टि से भारत यदि दूसरे को हथियार देने की क्षमता में आ गया है शांति के लिए, वहां पर आतंकवाद से वो प्रभावित न हो, अपनी रक्षा कर सके, या चीन कहीं किसी पर उंगली उठाता है, कभी श्रीलंका में कब्जा करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान तो बिल्कुल बर्बाद किया हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत आज इस स्थिति में आया, और महिलाएं डिफेंस क्षेत्र में भी, और इस तरह के जो हमारी डिजिटल के क्षेत्र में, आप देखिए कि डिफेंस में भी डिजिटल का काम हो रहा है। तो महिलाओं को आगे लाने के लिए लगातार, इसलिए कि निर्मला जी मंत्री हैं, वित्त मंत्री, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है कि महिलाओं को ध्यान देना है, हेल्थ सेक्टर को ध्यान देना है, शिक्षा को ध्यान देना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। और चूंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिला हैं, उन्होंने बजट पेश किया है, तो अनन्या मैं आपसे पूछता हूं, बतौर महिला आपको कैसा लगा ये बजट? बिल्कुल, देखिए बजट अगर हम बात करें, क्योंकि आप सैलरी क्लास की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है 7 लाख जिनकी इनकम है, तो ये तो सबसे बड़े फायदे के रूप में देखा जा रहा है। और अगर हम एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें, और क्योंकि एजुकेशन से आपसे अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि बार बार तमाम युवा इस बात को लेकर फोकस कर रहे थे कि जो लोन है उसमें कुछ फायदा मिलना चाहिए, कुछ और सुविधाएं जो है वो युवाओं को अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में दे सकते हैं। तो अगर हम बजट की बात को समझे, तो फराज जी आप कैसे देखते हैं एजुकेशन के बिहाफ पर अगर हम समझे, तो कितना फायदा इस बजट के जरिए पहुंचाने की कोशिश की गई? मुझे लगता है एक क्लियर मैसेज उन्होंने दिया है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किलिंग, 3 पिलर्स, 157 नए
नर्सिंग कॉलेजेस का भी मैंने सुना, दे विल बी अटैच टू मेडिकल कॉलेजेस। बहुत सारा एम्फेसिस उन्होंने स्किलिंग और एजुकेशन पे दिया है। मैं हर एक चीज में डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट इतना मैं जरूर कह सकता हूं दैट बजट एक डायरेक्शन सेट करता है हमेशा, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। और फाइनेंस मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ने ये क्लियर मैसेज दिया है दैट अब आगे के रास्ते में R&D, इनोवेशन, ये हमारे ड्राइविंग फोर्सेस होंगे। जो वैल्यू चेन उन्होंने कहा, क्लियरली एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन ऑफ इम्पोर्टेंस टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। एंड हम लोग ये जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम बनाना बहुत जरूरी है जी, बिकॉज आज कोई भी नया एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप करता है उसको सबसे बड़ी समस्या आती है दैट यू नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, चाहे वो गवर्नमेंट क्लियरेंसेस हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो GST हो। और GST में भी इतने रिफॉर्म्स हुए हैं, प्योर एफर्ट गवर्नमेंट का यही है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात इस बजट में की जा रही है, जिसके कारण बाजार को एक बूम मिला है, बाजार मुस्कुराया है, ये एक संकेत देखने में आया। लेकिन बख्शी साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कनेक्ट टू इंडिया करने की बात की जा रही है, लेकिन कनेक्ट टू बॉर्डर करने की बात की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि तमाम जो देश के बॉर्डर हैं, खासकर वो बॉर्डर जो चाइना से लगे हुए हैं, पाकिस्तान से लगे हुए हैं, वहां देश के लोग पहुंचे, वहां देश के लोग जाएं, वहां पर टूरिज्म बढ़े, कम से कम एक संकेत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये चाइना ने तो बहुत पहले से शुरू कर दिया था, और जितनी कंट्रीज प्रोग्रेस करती हैं, अगर बॉर्डर का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, वो बॉर्डर स्ट्रांग हो जाता है। वहाँ अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट्स, यंग बॉयज, गर्ल्स, उनको पता चल जाता है कि देश क्या है। अगर वहाँ पे उसको आप खुलेआम छोड़ दीजिए तो और चाइनीज प्लेटून आएगी, पाकिस्तानी प्लेटून आएगी, उनको मेंटली यू नो वेले कर लेगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द बॉर्डर मस्ट कोरिलेट विद नेशनल इंटीग्रेशन, ये बहुत जरूरी है। और चाइनीज ने क्या शुरू किया, आपको हैरान हो जाएंगे कि बॉर्डर के ऊपर उन्होंने विलेज ही नहीं बनाए। चाइनीज आर्मी रिलीजन को नहीं मानती, पर वहां पे जो रिक्रूट कर रहे हैं उनको रिलीजियस लीडर बना रहे हैं, उनके फौज के अंदर वहीं से ले रहे हैं। कि चाइनीज कितने शातिर हैं, चाणक्य नीति जानते हैं। ये चाइनीज से हमें सीखना पड़ेगा कि चाइनीज किस तरीके से काम कर रहे हैं, और ये बहुत पहले से काम करते आए हैं। और दूसरी बात एक और बता दूंगा आपको, चाइनीज आर ऑल्सो डेवलपिंग देयर डिफेंस इंडस्ट्री नेटवर्क, जिसको कहते हैं, जिसको इंटरकनेक्टिंग द डिफेंस कॉरिडोर्स, जो आप हमने अभी शुरू किया है यूपी में और कर्नाटका में। ये बहुत जरूरी है। ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करता है। विमेन के एम्प्लॉयमेंट के तहत, सोशल एम्प्लॉयमेंट के तहत ये बहुत जरूरी कार्यक्रम है। और आप देखेंगे आपका डिफेंस बजट ऑटोमेटिकली आपको हल्का पड़ने लगेगा, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा। हम यही दोबारा बात करेंगे कि आप बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने रिक्रूटमेंट करिए फौज को, और दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करिए। ये दोनों एक साथ चलने चाहिए मामला। जी, तब आपसे जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बख्शी साहब कह रहे हैं कि डिफेंस कॉरिडोर ये बहुत जरूरी कार्यक्रम है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? देश के युवाओं को और रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज और जो हमारी शक्ति है, मिनरल्स है, हमारी जो नेचुरल रिसोर्स है, इन दोनों को जोड़ के अगर हम विकास करते हैं तभी किसी देश का सस्टेन्ड ग्रोथ होता है। तो उस हिसाब से अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें तो युवाओं के विकास की बात करें तो कंस्क्रिप्शन जो है, एसेंशियल मिलिट्री सर्विस जो आप देख रहे हैं, जेलेंस्की की ताकत, जो आप पुतिन की ताकत देख रहे हैं आज, जिसके मनोबल पे 3 लाख की सेना 15 लाख बन गई जेलेंस्की की सडनली, और एक साल से वो लड़ रहे हैं। तो वे देश के लेसन फॉर लेसन मैं ये कहूंगा कि युवाओं को, जैसे हमारी एनसीसी है, एनएसएस है, पिछले साल ग्वालियर में रानी झांसी जी के जन्मदिन पे एनसीसी अलमनी एसोसिएशन बनाया गया और 1 लाख एडिशनल एनसीसी कैडेट्स का बहाली के लिए कहा गया। ये कहां के कैडेट थे? कोस्टल रीजन्स एंड बॉर्डर एरियाज के। जैसा हमारे विंग कमांडर बख्शी ने कहा कि सोशल फैब्रिक को बॉर्डर एरिया के चेंज करना होगा, तो ये हमारे मुखबिर होंगे, ये हमारे लोग होंगे। दूसरी बात, नॉर्दर्न कॉरिडोर जो हमारे यूपी में बनाया जा रहा है, और तमिलनाडु में जो उन्होंने डिफेंस एक्सपो लगाया, और अभी जो डिफेंस एक्सपो हुआ है अहमदाबाद में, उन्होंने किसी फॉरेन कंपनी को आने नहीं दिया।
और उन्होंने कहा कि सारी इंडियन कंपनीज आएंगी। तो मैं कैपिटल आउटले की बात लास्ट पॉइंट कहूं कि जो आ रहा था कम पैसे में अब ज्यादा कुछ मिलेगा, इसलिए कि कैपिटल आउटले बढ़ा नहीं सकते। डिफेंस की एक्सपेंडिचर बहुत हाई है, सबसे हाई होती है किसी देश के लिए, लेकिन उसी पैसे में अगर हम ज्यादा लेना चाहें तो फिर हमें अरिहंत, अरिघट, विक्रांत, तेजस, प्रचंड, ये जो हमारे बन रहे हैं की चीजें हैं वो दिखाई देती है। शशांक मनी साहब है जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक मनी साहब के पास मैं चलूंगा। शशांक मनी साहब, पहले 5,25,000 करोड़ और इस बार 5,94,000 करोड़ डिफेंस बजट, क्या कहेंगे? देखिए, इसकी जो बढ़त है 13%, वो तो ठीक है, क्योंकि पिछले साल भी लगभग इतनी बढ़त हुई थी, क्योंकि हमारा जो देश है घिरा हुआ है ऐसे दो देशों से जो कभी भी हम लोग से एक तरह से लड़ सकते हैं, और उसके डिटेरेंस के लिए हम लोग बजट बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो जो मानदंड है उसके अलावा भी उसकी दिशा क्या है? जैसे कि कई वक्ताओं ने कहा कि हम लोग आज आधुनिक वॉरफेयर में बिलीव करते हैं, तो आधुनिकीकरण जो हमारी सशस्त्र बलों का हो रहा है उस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। जैसा कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर काफी आ रहा है, अभी आपने देखा यूक्रेन की वॉर में, तो जितना बढ़त हुई है उसके साथ ही साथ ये सरकार, मुझे पूरा विश्वास है कि आधुनिकीकरण में विश्वास करती है, ताकि उसी बजट में हम लोग ज्यादा प्रहार कर सकें। और देखिए, आज की तारीख में युद्ध सिर्फ युद्ध में नहीं होता है, ग्रे वॉर भी होता है, पीस टाइम वॉर भी होता है, कई चीजें साइबर अटैक्स में होती हैं जिसमें हम लोग काफी संशोधन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की सोच से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का जो प्रहार होगा वो आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज मैं कहूंगा, जो ट्रेन हमारी है, जो हमारी जो एक तरह से हमारी भूमिका है, वह यूरोप, इजराइल, नॉर्थ अमेरिका से अलग है। तो जो लोकलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें आर्थिक मेरे हिसाब से लाभ तो है ही कि हमारी एफिशिएंसी होगी, लेकिन इफेक्टिवनेस भी होगी। आज की तारीख में इंडियन ओशन रीजन में जो सैटेलाइट की व्यवस्था हम लोग करना चाहते हैं उसमें इसरो का बहुत बड़ा योगदान है। आज की तारीख में जो हिमालयन टेरेन्स में हमारी जो नई चीजें आ रही हैं उसमें हम लोग को अलग प्रकार के प्रयोजन करने पड़ेंगे। इतना बड़ा भूखंड शायद ही किसी देश के पास हो, और इतने आक्रामक जो हमारे नेबर्स हैं शायद ही किसी के पास हो। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा, देखिए, हम लोग को डिफेंसिव नहीं होना पड़ेगा, हम लोग को ऑफेंस पे जाना है। हम लोग को ये नहीं सोचना है कि इस बजट में हम लोग कैसे चीन का मुकाबला करें। हमारे साथ आगे भी हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे, आखिरकार इस बजट में किसको क्या मिला और क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। इंडिया न्यूज सबसे आसान भाषा में आपको ये बजट समझा रहा है। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।